गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है मुख्यमंत्री। जिस प्रकार जो संघीय कार्यपालिका होती है उसका मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। और जो राज्य की कार्यपालिका होती है उसका मुखिया कौन होता है? राज्यपाल। तो जिस प्रकार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह और परामर्श देने के लिए एक कैबिनेट होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, उसी प्रकार राज्य में भी मुख्यमंत्री को सलाह और सहायता देने के लिए एक कैबिनेट होगी, राज्य विधान परिषद विधान मंडल होगा, जिसका मुखिया होगा मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री वास्तव में मतलब एक ये नहीं कि हर प्रकार की सहायता और परामर्श सारे ही मुख्यमंत्री देता है। राष्ट्रपति का राज्यपाल का अपना मतलब जो जैसे वास्तविक शासक है, वैसे तो मुख्यमंत्री सारी शक्तियों का प्रयोग उसके द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। जो मंत्री उसके साथ सहयोग से करते हैं। तो इसकी नियुक्ति कैसे होती है, कौन करता है इसकी नियुक्ति? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। वैसे और किसकी करेगा भी? राज्यपाल जो है स्वेच्छा से किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त नहीं करता कि अपनी मर्जी से किसी को भी बिठा देगा। किसको बिठाएगा? जिसको जो है उस पद पर नियुक्त किया जाएगा जिसे विधानसभा में विधानमंडल में पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा। पूर्ण बहुमत का मत समझते हो ना? भी आधे से एक अधिक जिसको सीटें मिलेंगी उस व्यक्ति उस दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है, जिसको विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है। वो किसी एक दल का भी हो सकता है। कुछ दल इकट्ठे मिलकर संयुक्त गठबंधन भी कर सकते हैं, जैसे अब बीजेपी और जीजेपी ने कर रखा ना हरियाणा में हैं। तो ऐसे व्यक्ति को या तो गठबंधन की सरकार होगी या जिसको पूर्ण एक पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है उसको हरियाणा में विधानसभा में 14वीं लोकसभा में जो चुनाव हुए हैं उसमें जो है मनोहर लाल खट्टर को जो हरियाणा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। 2014 का है। इसमें तो जब तो उन्हें 46 सीट मिल गई थी, पूर्ण बहुमत मिल गया था। लेकिन अब की बार जो 19 का इलेक्शन था उसमें पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा। उसमें जीजेपी का समर्थन है, साथ में निर्दलियों का समर्थन है। तब जाकर उनको अब तो 40 से मिली थी, तो 6 की कसर रह गई थी। 40 सीट आई थी अब की बार। तो 40 सीटें आई तो 40 में अपना बहुमत नहीं होता। अपना तो 90 में एमएलए है तो 46 में हुआ है जाकर ने। तो अब जीजेपी मिलकर अपना साथ में सरकार बना रहे हैं। तो इस प्रकार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा और उस पार्टी के नेता को जिसको पूर्ण बहुमत प्राप्त है, या गठबंधन अगर कई पार्टियों का मिलकर है तो जिसको भी मतलब पूर्ण बहुमत प्राप्त है। और मुख्यमंत्री के लिए विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है। ये जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है ना, या तो लोकसभा का हो या राज्यसभा का। उसी प्रकार मुख्यमंत्री के लिए जो है वो विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है, विधानसभा का हो या विधान परिषद का। विधान परिषद कई है, 6 स्टेटों में विधान परिषद है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन भी जाता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं, किसी भी विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं है, ना विधानसभा का ना विधान परिषद का, तो 6 मास के अंदर अंदर उसको अपनी सदस्यता हासिल करनी पड़ती है, वरना उसको अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के विषय में राज्यपाल सहविवेकी शक्ति, वो राष्ट्रपति की भी सहविवेकी शक्तियाँ थी कि जब किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता तो उस टाइम राज्यपाल जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं उस पार्टी को सरकार बनाने के लिए इनवाइट करता है कि आप आइए और सरकार बनाइए। अगर उसको एक टाइम टेबल दे दिया जाता है 15 दिन 20 महीना उसको कि आप उस दौरान अपना पूर्ण बहुमत साबित करिए। अगर उस दौरान वो अपना पूर्ण बहुमत साबित कर देता है तो आगे मुख्यमंत्री रहेगा, नहीं अपने उसे पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। अवधि राज्यपाल जो मंत्री जो है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेंगे, परंतु व्यवहारिक रूप में ऐसी स्थिति नहीं है कि राज्यपाल जब तक चाहेगा जब तक वो अपने पद पर रहेंगे। वो कब तक रहते हैं? जब तक उन्हें बहुमत का समर्थन प्राप्त है। जब तक उनका विधानसभा में बहुमत है तब तक वो अपने पद पर रहेंगे और उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास होते ही उनको सरकार गिर जाएगी। तो इनकी अवधि वैसे तो कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन अवधि कोई फिक्स नहीं कह सकते, है ना। अविश्वास का प्रस्ताव पास हुआ और उनको अपने पद से अपदस्थ कर दिया जाएगा। शक्तियाँ, सबसे पहले मंत्री परिषद का निर्माण। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री में भी हमने कहा था कि सरकार बढ़ते ही पहला काम क्या होता है? संसद का प्रथम अधिवेशन में ही जो है मंत्री परिषद का निर्माण किया जाता है। मंत्री परिषद में 3 तरह के मंत्री आते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उप स्तर के मंत्री। इस तरह जो है मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले राज्यपाल का है। वैसे तो ये काम
राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ हमने पढ़ी थी, वहाँ मंत्री परिषद का निर्माण पढ़ा था। मैंने कहा था कि ये प्रधानमंत्री में भी आवेगा, ये राज्यपाल में भी आवेगा और ये मुख्यमंत्री में भी आवेगा, हर जगह, क्योंकि काम तो सबका है। कहीं वास्तविक शासक बनकर कर रहे हैं, कहीं नाम मात्र शासक बनकर कर रहे हैं, करना सब नहीं काम। तो यहाँ मुख्यमंत्री जो है ये जो लिस्ट देता है राज्यपाल को, भी इनको मंत्री बनाना है, उन्हीं को मंत्री बनाया जाता है। मंत्रियों की नियुक्ति कर दी जाती है, उसके बाद उनको पद और सब की जो सब दिलवाई जा है। उसके बाद है दूसरा, इसमें क्या है कि 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये 2003 में बड़ा दल बदल विरोधी कानून पास हुआ था, क्या नाम है, संवैधानिक संशोधन, उससे पहले कितने मंत्री बन दिया कर दे। और अपना इसमें 2004 का दे रखा, 6 मंत्री कैबिनेट के बनाए थे, 3 उसके बनाए थे राज्य मंत्रियों को। अब तो नया कैबिनेट तरा रहा है, तो इतने बड़े हैं अपने, क्योंकि 12 तो ज़्यादा नहीं बना सकते आप, क्योंकि 100 मत है, 12 बना सका, तो अपना तो 90 है, और भी कम कर सका, 12 तो भी कम करने पड़े, हाँ 9-10 से बना सका, तो इतने एग्जाम बनाए थे। विभागों का वितरण, जब मंत्री बन जाएंगे उनको विभाग की शपथ दिलवा दी जाती, फिर उनको विभागों का बंटवारा किया जाता। बंटवारा समझते हो ना, भी किसी को खेल मंत्री, किसी को कृषि मंत्री, किसी को वित्त मंत्री, किसी को गृह मंत्री, किसी को राज्य सुरक्षा मंत्री, है ना, विदेश मंत्री। तो ये मंत्रालय उनको बांट दिए जाते हैं। वो बांटते वक्त उनकी योग्यता और राजनीतिक दक्षता को ध्यान रखा जाता है, भी ज़्यादा सीनियर हैं, योग्य हैं, गृह मंत्री बना दिया, वित्त मंत्री बना दिया। किसी मंत्री को जैसे कोई इकोनॉमिक्स आर्थिक से रिलेटेड है, उनको वित्त मंत्री बनाया है। जो अच्छा पढ़ा लिखा शिक्षा से रिलेटेड है, उनको शिक्षा मंत्री बना दिया। तो थोड़ी योग्यता का और राजनीतिक दक्षता का, अनुभव का ध्यान रखा जाता मंत्रालय देते वक्त। मंत्री परिषद का पुनर्गठन ये नहीं है कि एक बार मंत्री बनने के बाद 5 साल तक उसमें फेरबदल नहीं होता। जो है मंत्री परिषद में परिवर्तन चलता रहता है। यदि कोई मंत्री मुख्यमंत्री की सहायता या सलाह परामर्श नीति से सहमत ना हो, तो मुख्यमंत्री उसको त्यागपत्र देने के लिए फेरबदल नहीं होती रहे, जल्दी जल्दी बदलते रहा। अगर मंत्री त्यागपत्र देने से इनकार कर दे, कोई मंत्री आकड़ जाए कि मैं तो नहीं त्यागपत्र दूंगा, तो राज्यपाल जो है उसको पदमुक्त करवा सकता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को बोल देगा, राज्यपाल उसको बोल देगा कि छोड़ो अपना पद। ऐसा मतलब मनोहर लाल खट्टर ने अपने विस्तार और पुनर्गठन के लिए मंत्रियों की संख्या 12 करी है। ये उस टाइम मंत्रिमंडल का अध्यक्ष, जब मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद 2 शब्द बार बार आ रहे हैं, इनमें भी डिफरेंस है। बताया था ना कि मंत्रिमंडल सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, और कैबिनेट मंत्रालय का अध्यक्ष कौन होता है, कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा है आज कैबिनेट की मीटिंग चल रही है चंडीगढ़ में, आज दिल्ली में कैबिनेट की मीटिंग है, वो कैबिनेट मंत्रिमंडल होता है। सभी मंत्रियों को मिलकर मंत्री परिषद है, लेकिन कैबिनेट स्तर के मंत्री खाली जो हैं वो केवल मंत्रिमंडल कहलाएंगे। और उसमें उसकी अध्यक्षता जो होती है वो सारी मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। उसकी अध्यक्षता मतलब तिथि भी निश्चित करते हैं कि फलाना दिन है, फलाना टाइम पर होगी, सभी मंत्री उपस्थित हो जिए। उसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही भाग लेते हैं। और उसमें जितने भी मतभेद होते हैं, ये नहीं कि फिर वो विधानसभा में जाकर मतभेद खुलें, वहाँ वो एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, उससे पहले ही सारे मतभेदों को कैबिनेट स्तर की मीटिंग में ही सुलझा लिया जाता है। एक मत हो जाते, वो 12 है, 10 है, 8 है, जो भी, वो किसी भी मुद्दे पर जो भी वहाँ कैबिनेट मंत्रालय में डिस्कस होंगी मीटिंग में, उन पर सभी मंत्रियों का एक सहमत होना जरूरी होता है। लेकिन अंतिम निर्णय तो मुख्यमंत्री का होता है। जो भी मुख्यमंत्री निर्णय लेता है ना, उसी का मतलब निर्णय होता है। वाद विवाद पहले कर लेते हैं, सारे झगड़े वगैरह जो करने हमने। मंत्रिमंडल का मुखिया, ये अध्यक्ष लगा लो, मुखिया लगा लो, बात वही है, ये बार बार वैसे लंबा खींच रहे इसको। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का मुखिया भी होता है। उसमें जो है व्यक्तिगत रूप से प्रति उत्तरदायी होता है विभाग के प्रति। जो मतलब ये है ना, जिसको किसी को खेल मंत्री दे रखा है, किसी को खेल वित्त मंत्रालय, किसी को रक्षा मंत्रालय, लेकिन उन सब की जवाबदेही किसके ऊपर है, मुख्यमंत्री के। वह तो हैं जवाबदाही, लेकिन ये नहीं कि मुख्यमंत्री ऊपर पद पर बैठा तो उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। प्रत्येक विभाग के प्रति उसकी अपनी खुद की प्रति उत्तरदायी होता है व्यक्तिगत रूप से। उसके द्वारा जो भी मतलब मुख्यमंत्री से अपने विभागों के संबंध में परामर्श भी लेते हैं, डिस्कस भी करते हैं, भाई ये कर लें, वो सर वो कर लें, जैसे हम प्रिंसिपल से करते हैं ना। सारे उत्तरदायित्व तो मैडम के ही हैं। वैसे तो जो भी डिपार्टमेंट हमें दे रखे हैं, जैसे मुझे बीए का सौंप रखा है, पवन जी को जेबीटी बीएड का सौंप रखा है, तो हम उत्तरदायी हैं उनके लिए। मैडम पूछेगी तो हमसे ही पूछेगी, हमें कोई सहायता परामर्श चाहिएगा तब मैडम से ही लेंगे, लेकिन ऊपर वाले पूछेंगे तो वो तो मैडम से ही पूछेंगे ना। ऐसे जवाबदेही मुख्यमंत्री की होगी सभी विभागों की व्यक्तिगत तौर से। लेकिन अगर किसी
मुख्यमंत्री से कोई परामर्श सलाह जवाब वगैरह लेना है, कोई सूचना प्राप्त करनी है, वो सब मतलब मुख्यमंत्री से होंगे। अच्छे करेंगे तो उनको प्रोत्साहन मिलेगा, प्रशंसा भी होगी अच्छे मंत्रियों की। गलत करेंगे तो उनसे उनको विभाग छीन भी लिए जाएंगे। तो कार्य की कुशलतापूर्वक करते हैं। नेक्स्ट, राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच में योजक या कड़ी का काम करते हैं। ये बताया था राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच राष्ट्रपति कड़ी का काम करते हैं ना। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी डायरेक्ट राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह के बिना मंत्रियों से नहीं मिल सकता, ना ही कोई मंत्री मुख्यमंत्री की सलाह के बिना राज्यपाल से मिल सकता है। तो उनके बीच में जो भी वैसे पर्सनली मिलो, व्यक्तिगत तौर से तो कोई किसी से मिलने से थोड़ा नहीं हट सकता है, लेकिन मतलब जो अगर राजनीतिक तौर पर राजनीतिक सलाह मशवरा करना है, प्रशासन से रिलेटेड करना है, कोई सैद्धांतिक वह है, तो इस प्रकार के परामर्श लेना है तो मुख्यमंत्री को बीच में लेना होगा। माध्यम मुख्यमंत्री को ही मतलब कड़ी का काम करेगा। ये मुख्यमंत्री को बीच में राज्यपाल को कोई सूचना देनी तो मुख्यमंत्री देगा, अगर मंत्रियों को कोई सूचना देनी है तो भी मुख्यमंत्री देगा। तो परामर्श सलाह सहायता जो भी लेना होता है वो आपस में मुख्यमंत्री की सलाह से ही लिया जाता है। राज्य विधानमंडल का नेता, जैसे वो संसद का नेता होता है ना, ये विधानसभा संसद का नेता है तो ये विधानसभा का नेता विधानमंडल का नेता होता है। मंत्रिमंडल का मुखिया और अध्यक्ष नहीं, वह विधानमंडल का भी नेता होता है, क्योंकि बहुमत का समर्थन मिलने के कारण विधानमंडल में उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कानून का निर्माण नहीं हो सकता। अब जैसे बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस कोई कानून पास कर देगी? नहीं करेगी ना, क्योंकि उसका बहुमत ही नहीं है। और हमेशा अपने देश में कानून कैसे पास होता है? बहुमत से होता है। तो वे विधानमंडल का नेता भी होता है और विधानमंडल कठिनाई में मुख्यमंत्री के सुयोग्य नेतृत्व की आशा भी करती है। मतलब अच्छा एक्सपीरियंस होल्डर अगर सीएम है तो हमेशा अच्छी गाइडलाइन देगा ही ना, तो विधानमंडल उसके गाइडलाइन के अनुसार जितनी भी महत्वपूर्ण नीतियां और महत्वपूर्ण घोषणाएं होती हैं विधानमंडल में कौन करता है? मुख्यमंत्री करता खड़ा होकर कि हम ऐसे ऐसे करने जा रहे हैं, ये हमारा अगले योजनाएं हैं, ये हमारी आगे प्रोजेक्ट रहेंगे, इन पर काम करेंगे हम। ऐसे प्रश्नों का उत्तर जो विभाग से संबंध नहीं होते मुख्यमंत्री ही देता है। किसी भी प्रकार की सरकार है, विपक्ष है, कुछ भी पूछ सकता है सरकार से, पूछ लेंगे ना। अगर किसी विभाग से रिलेटेड है तो विभाग का मंत्री देगा, अगर वो किसी विभाग से रिलेटेड नहीं है तो मुख्यमंत्री जवाब देगा उसका। सरकार का मुखिया भी सरकार का भी मुखिया, ये सारी ये बातें हैं एज इट इज प्रधानमंत्री वाली है, सिर्फ शब्द हटाना है। राज्यपाल राज्य का मुखिया है और मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया है। इब सरकार विधानमंडल में और जनता के समक्ष मंत्रिमंडल की नीति और दूसरे निर्णयों की घोषणा कौन करता है? इब जब सरकार ने 1 साल पूरा हुआ है तो मुख्यमंत्री अपना पूरा कार्ड रख दिया कर, भाई हमने ये किया वो किया। 2 साल हो जब कार्यकाल उसका टाइम पीरियड होता रहे, वो अपनी घोषणाएं करते रहते हैं ना, 20 दौरान हमने ये किया वो किया वो। क्यों? क्योंकि वो सरकार का मुखिया है, उसी की जवाबदेही जनता को बताना कि हमारी किन किन नीतियों के अंतर्गत काम चल रहे हैं, कितनी योजनाएं पूर्ण कर ली, कितना पैसा हमने कहाँ खर्च कर दिया, हमारा ये सिस्टम रहा है, हमने ये उपलब्धियाँ हासिल कर ली, आगे हमारी ये योजनाएं हैं। तो सारी जो है उसी की मतलब जो देख रेख में ही काम चलता है। जो भी बजट आय व्यय का ब्यौरा होता है उसी की देख रेख में उसका जो है कार्य, उसी के परामर्श अनुसार हर कार्य होता है। तो सरकार का मुखिया होने के कारण हर प्रकार का कानून निर्माण उसी के दिशा निर्देश में होता है। राज्यपाल का प्रमुख परामर्शदाता, जैसे राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए संसद होती है ना, उसी प्रकार राज्यपाल को प्रमुख परामर्श भी जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही दिए जाते हैं, क्योंकि बनाया ही परामर्श और सहायता देने के लिए एक है ना मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। ये शुरू में स्टार्टिंग में ही आ गया। केंद्रीय प्रधानमंत्री के एक एजेंट के रूप में काम करता है। शेष महत्वपूर्ण विषयों में राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श अनुसार ही अपने कार्य करता है। नियुक्तियां, वैसे तो जितनी भी देश की महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं, लेकिन कुछ एक नियुक्तियां जो हैं वो राज्यपाल के द्वारा भी की जाती हैं। जैसे महान्यायवादी, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, जैसे संघ लोक सेवा आयोग है ना, और राज्य लोक सेवा आयोग, ये जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं बच्चे, आईएएस आईपीएस वगैरह लगते हैं, तो उसमें जैसे राज्य लोक सेवा आयोग है उसमें एचपीएस करेंगे हम, एसडीओ एसडीएम वगैरह लगते हैं जो हमारे, उनके अध्यक्ष और अन्य सदस्य की नियुक्ति जो राज्यपाल के द्वारा होती है। यूपीएससी के जो सदस्य और अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राज्य में स्थित विश्वविद्यालय के वाइस जो चांसलर होते हैं, उप कुलपतियों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही होती हैं। तो स्थिति मुख्यमंत्री की शक्तियों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक शासक है। राज्यपाल तो गड़बड़ की मोर है ना, जहाँ लगा दिया वहाँ
कर दिया, ठप्पा है ना। चलती किसकी है? मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की। राज्य के वैधानिक क्षेत्र में कोई भी कानून उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं बनाया जा सकता, न ही किसी प्रकार का कर टैक्स जो लगते हैं ना, वो भी उसकी सहमति के बिना लगाए और घटाए बढ़ाए नहीं जा सकते। मंत्रिपरिषद के निर्माण के संबंध में मुख्यमंत्री की इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति को मंत्री के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता और न ही मुख्यमंत्री की इच्छा के विरुद्ध कोई मंत्री अपने पद पर स्थिर रह सकता है। प्रत्येक पक्ष से मुख्यमंत्री दूसरे मंत्रियों की अपेक्षा सर्वोच्च है और उसकी स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। बस इतना ही कर लियो। थैंक यू।